नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिंदे में। मित्रों, यात्राओं की श्रृंखला के भाग 8 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी 8वें भाग की यात्रा होगी वो प्राग की यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राग की यात्रा। प्राग, रात की गलियाँ और नाचते गाते लोग। बर्लिन से प्राग का सफर कार से लगभग 3.5-4 घंटों का है। कार में थे हम 4 अलग अलग देशों से कुल 5 लोग। एक लड़की एन्ना प्राग की थी, काम बर्लिन में करती थी, वेकेट पर घर जा रही थी। दूसरी लड़की किम्मी वियतनाम की थी, जो स्कॉलरशिप पर बर्लिन पढ़ने आई थी, लेकिन पढ़ाई आधे में छोड़ दी थी। और एक कार वाला लड़का लुकस फ्रांस का था, रहता बर्लिन में था और प्राग के पास एक गांव में हॉकी खेलने जा रहा था। सब लोग 25-30 के बीच की उम्र वाले थे और चूंकि सबके सब अकेले थे तो किसी भी टॉपिक पर बात करने में किसी को भी कोई झिझक नहीं थी। रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं, झीलें हैं, पहाड़ियां हैं, खेत हैं, घर हरे, लाल, पीले और जाने कितने रंगों के हैं। ऐसा लगता है जैसे खिलौने हो। पहाड़ और झील के बीच में यूं बिछे हैं जैसे इंसान ने प्रकृति के साथ मिलाप किया हो। प्रकृति से अलग कोई इमारत नहीं दिखती है, सब जैसे किसी ने डिजाइन किया हो। जंगल और पहाड़ों के बीच इमारतें देखकर ज्यादातर मुझे कोफ्त होती है, लेकिन यह बहुत सुंदर है और प्रकृति से अलग नहीं लग रहा है। रास्ते में एक जगह ब्रेक लिया जाता है। यहाँ सिर्फ बाथरूम बने हैं, कोई खाने की जगह नहीं है। हम अब चेक रिपब्लिक में हैं, जहाँ जर्मनी वाली कुशलता नहीं दिखती। दोनों शहर एकदम पास हैं, फिर भी कितने अलग अलग। बाथरूम साफ है और मुफ्त हैं। पास ही एक छोटी पहाड़ी है, सब उस पर चढ़ पड़ते हैं। पहाड़ी के दूसरी तरफ खेत हैं। जाने किस चीज़ के खेत हैं? ऐसा लगता है जैसे घास के खेत हैं। एकदम कायदे से कटी घास भर दिखती है। ऊंची नीची लैंडस्केप है और उस पर दूर दूर बने घरों के झुंड हैं। आपने वो टीवी सीरियल टेलीटब्बीज देखा है? बिल्कुल उसके जैसा लैंडस्केप है। हम सब थोड़ी देर पहाड़ी पर खड़े हो अपने पांव सीधा करते हैं। अब आगे कोई ब्रेक नहीं लिया जाएगा, बस सीधे प्राग। गाड़ी वापस चलती है, लेकिन अब सब थोड़े शांत हैं। लुकस ने हमें बस स्टैंड पर छोड़ा। यहाँ खूब भीड़ भड़का है। मेरे जवान लड़के लड़कियां बैग टांगे इधर उधर फिर रहे हैं। बस स्टैंड पर करेंसी चेंज की सुविधा है। क्यों? पूरे यूरोप में तो यूरो चलता है। इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? पूछने पर पता चलता है चेक करेंसी कोरोना है। भूख भी लगी है और आगे भी जाना है, तो हम भी कोरोना की कतार में लग जाते हैं। मैंने 20 यूरो चेंज कराए तो मुझे 500 के लगभग कोरोना करेंसी मिली। वाह, मेरा दिल तो एकदम बल्लियां उछलने लगा। एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ गई। यह तो बड़ा सही शहर दिखता है, यहाँ तो मैं रईस हो गई। लेकिन मेरी खुशियाँ जल्दी ही झाग की तरफ बैठ गई जब एक कॉफ़ी, एक सैंडविच और गाजर के एक केक का बिल बना 200 कोरोना। लो जी, यह करेंसी तो बड़ी कमज़ोर निकली। खैर, किम्मी ने सिर्फ कॉफ़ी पी और कुछ खाया नहीं। कहा कि उसे भूख नहीं है। मैंने और अक्षय ने 30 कोरोना में शहर का एक एक मैप लिया और शाम को चार्ल्स ब्रिज सामने मिलना तय किया। किम्मी को भी वहीं आना था। उसने कहा कि वह बिना मैप के ही आ जाएगी। मुझे उसी स्टेशन से मेट्रो पकड़नी थी और टिकट मशीन पर सिर्फ चेक भाषा में ही इंस्ट्रक्शन थे। कुछ देर माथापच्ची की, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भीड़ में से एक स्थानीय चेहरा खोजा और मदद मांगी। एक टिकट 2 घंटे चलती है। कोई भी मेट्रो, बस या ट्राम लो। अभी तो बैग इतना बड़ा था इसलिए मेट्रो लेनी पड़ी, नहीं तो प्राग इतना छोटा और खूबसूरत है कि कहीं से कहीं जाने के लिए कोई भी साधन लेना बेवकूफ़ी है। मैंने टिकट ली ही थी कि किम्मी भी सामने से आती दिखी। वह सुपरमार्केट से लिया एक ब्रेड का टुकड़ा खा रही थी। मेट्रो से उतरकर मैंने बस ली और अपने होस्ट के बताए स्टॉप पर उतर गई। अब यहाँ से एक सड़क जाती है पहाड़ी के ऊपर, जिस पर घर बने हुए हैं। उसी दिशा में एक सड़क जाती है पहाड़ी से नीचे, जिस पर और भी घर बने हुए हैं। मेरे होस्ट टॉड ने बताया था कि बस स्टॉप से उसका घर महज 3-4 मिनट का पैदल रास्ता है। लेकिन मैं उससे यह नहीं पूछ सकी कि 3-4 मिनट पैदल ऊपर वाले रास्ते पर या नीचे वाले रास्ते पर। बस यही गड़बड़ हो गई। फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा बैग लेकर नीचे उतर गई और रास्ता गलत हुआ तो वापस चढ़ने में मुश्किल होगी।
पर ऊपर वाला रास्ता गलत हुआ तो नीचे उतरना आसान रहेगा। और मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगी। एक से सुंदर एक घर बने थे वहाँ। घरों में गार्डन थे, उनमें सेब के पेड़ लगे थे। सेब गिर गिर पूरे गार्डन में बिछ गए थे। हर घर देखकर मुझे लगता काश यही हो, लेकिन नंबर 106 तो नहीं आया। मुझे चढ़ते चढ़ते 10 मिनट ही हुए होंगे, पर लग रहा था जैसे कई घंटों से चढ़ रही हूँ। ऊपर चढ़ी तो लगा कि अच्छा है जो आ गई। रास्ता भले गलत हो, वहाँ से नीचे वल्तावा नदी दिखती है, उसके दोनों तरफ बसा शहर दिखता है। मुझे रॉकस्टार मूवी की याद आ जाती है। ऐसे ही एक सुंदर घर में रहती थी उसकी हीरोइन। अब नीचे उतरना था, लेकिन अगर घर ऊपर ही हुआ और मुझे ही ना दिखा तो तब फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नहीं, दोबारा नहीं चढ़ पाऊंगी। फ़ोन कर लेती हूँ। इंटरनेशनल रोमिंग पर शायद यह पहला फ़ोन कॉल था। अभी तक तो मैंने सिर्फ फ्री वाईफाई यूज़ किया था, यहाँ तो वाईफाई था नहीं। सो डायल किया फ़ोन नंबर, कोई जवाब नहीं आया। फिर लगाया, फिर कोई जवाब नहीं आया। मैसेज लिखा, गुम गई हूँ, मदद करो। जवाब आया, उसी स्टॉप पर आओ, मैं आता हूँ। टार्ड नाम था उसका, डॉक्टर टार्ड। हंसता चेहरा, दुबला सा शरीर, सर पर टोपी। अभी तक का मेरा सबसे जवान होस्ट। 40 साल का रहा होगा। टॉड ने बताया कि वह तो किस्मत से घर पर कुछ काम कराने आया था, नहीं तो इस समय ना वह घर पर होता और ना ही फ़ोन उठाता। चलो, अब तो मैं पहुंच गई थी। टॉड ने मेरा नाम फिर से पूछा और पूछा कि मैं कितने दिन रुकने वाली हूँ, और वे डिटेल्स अपने कंप्यूटर में लिख लिए। बताया कि फ़िलहाल सभी गेस्ट्स बाहर घूमने गए हैं। घर में वापस आना सिर्फ 6 बजे के बाद ही मुमकिन है। दोपहर को सिर्फ नए गेस्ट आ सकते हैं। घर में मेरे अलावा करीब 30 और लोग रुके हैं। टार्ड ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और एक कंबल और तकिया दे दिया। मुझे तौलिया तो नहीं चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए, पूछा और कहा कि मैं मुंह हाथ धोकर सेटल हो जाऊं। वह रसोई में कुछ काम कर रहा है। कमरे में 9-10 बिस्तर और लगे थे। 2 सिंगल बेड थे और सब नीचे बिछे थे। टार्ड ने मुझे अपना डेरा बेड पर जमाने को कहा। मैं सब बिस्तर और सामान लांघते हुए बेड तक पहुंची। अपना बैग रखा और कैमरा निकालकर बाहर आ गई। सबके बैग यूं ही पड़े थे। वैसे भी मेरे बैग में कोई कीमती सामान था नहीं। टॉड से मैं बहुत कुछ पूछना चाहती थी। टॉड क्या करता है, वह घर कहाँ से आया, इस घर की मरम्मत कैसे होती है, टॉड का काम क्या है, ये सब सवाल मैंने टॉड से एक साथ पूछे। टॉड ने कहा कि मुझे घूमने जाना चाहिए, बातें तो हम बाद में फुर्सत में कर सकते हैं। मैंने टॉड से पूछा कि वैसे तो मैं 10 बजे तक घर आ जाऊंगी, पहला दिन है और शहर का ज़्यादा पता नहीं है, तो 10 बजे ज़्यादा लेट तो नहीं होगा। टॉड ने मुस्कुराते हुए कहा, नो वे, यू शुड एक्सपीरियंस द नाइट लाइफ ऑफ प्राग। यू शुड कम एज लेट एज यू कैन। मुझे जाना था पैदल, लेकिन दोस्तों से मिलने का एक समय तय था। कहीं लेट ना हो जाऊं, इस आशंका से ट्राम लेने की सोचती हूँ। वैसे भी दिन छिपने वाला है और थोड़ी थकावट भी है। टॉड ने बताया कि उसके घर से ट्राम स्टॉप 10 मिनट दूर है और वहाँ से ट्राम से सिटी सेंटर 10 मिनट दूर है। उसने यह भी बताया कि रात 12 बजे के बाद ये वाली ट्राम बंद हो जाती है। उस वक्त एक दूसरी मिलेगी, दूसरे किसी स्टेशन से। मेट्रो से आना भी ठीक नहीं, क्योंकि कनेक्टिंग बसें बंद हो जाती हैं। मैंने जाने वाली जानकारी तो ध्यान से सुनी, लेकिन आने वाले दिमाग ने रजिस्टर ना की। सोचा कि जैसे जाऊंगी वैसे आ भी जाऊंगी। ट्राम स्टॉप तो मैं पहुंच गई। अब लेनी थी टिकट, लेकिन यहाँ तो कोई टिकट मशीन दिखती नहीं थी। कोई खड़ा भी नहीं है स्टॉप पर कि पूछा जाए। एक ट्राम आती है और निकल जाती है। अब आसपास देखती हूँ, कुछ नहीं मिलता। दूर कुछ दुकानें दिखती हैं, उनसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए। तभी 19-20 बरस के सुनहरे बालों वाली मॉडर्न कपड़े पहने एक गजब की आकर्षक लड़की स्टॉप पर आती है। चलो इससे पूछा जाए। कैन यू हेल्प मी विद द टिकट प्लीज? इज देयर नो टिकट मशीन हियर? मैंने लड़की से पूछा। सुनहरे बालों वाली लड़की, जिसका नाम अब मुझे याद नहीं है, उसको मैं सुनहरी बुलाती हूँ, मुझे इंग्लिश में बात करते सुन बड़ी खुश होती है। वह मुझसे अपनी ख़राब इंग्लिश के लिए माफ़ी मांगती है। हालांकि वह काफ़ी अच्छे से अपनी बात कहती है। वो थोड़ा शर्माते हुए मुझे बताती है कि उसे भी नहीं पता टिकट मशीन कहाँ है। वो महीने भर के टिकट एक बार में ख़रीद लेती है और उसे यह भी नहीं पता कि सब ट्राम स्टेशनों पर टिकट मशीन है कि नहीं। और उसे
जब मैंने उससे पूछा कि एक अजनबी के लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है ये, तो वह सोचने लगी और हंसते हुए बोली कि उसने तो ऐसा अभी तक सोचा ही नहीं था। वह मुझे बताती है कि यहाँ पंसारी की दुकानों पर टिकट मिलती है। मेट्रो, ट्राम और बस सबकी टिकट एक ही होती है। सुनहरी कहती है कि अभी तो चढ़ जाओ, आगे वाले स्टेशन पर उतर कर ले लेंगे। चलो तो फिर। मैंने पूछा कि टिकट इंस्पेक्टर नहीं आता? उसने कहा कि उसके 20 साल के जीवन में तो आया नहीं, आज का पता नहीं। वह आगे वाले गेट पर खड़ी हुई और मुझे पीछे कर दिया कि कोई आया तो वह मुझे आगाह कर देगी। जाने यह तरीका कितना कामयाब होने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ी तसल्ली थी कि कोई लोकल साथ में है, अगर पकड़ी गई तो वह बचा लेगी। सोच ही रही थी कि स्टेशन आ गया। सुनहरी भी मेरे साथ उतर गई, लेकिन यहाँ भी कोई मशीन नहीं थी। उसने कहा कि पास में एक मशीन है, शायद वहाँ चलते हैं। मेरी किस्मत में उस सुनहरी लड़की का साथ ही होगा, नहीं तो वह मशीन भी खराब कैसे मिलती। सुनहरी बताती है कि वह मिडवाइफ का कोर्स कर रही है और अपने माँ बाप के साथ रहती है। अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है, वहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी होगा। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते वह शर्माती है और कहती है कि वह जल्दी अपना कोर्स खत्म करके नौकरी करना चाहती है, ताकि दोनों लोग साथ। सुनहरी यह भी बताती है कि उसे हील्स पहनना बहुत पसंद है और उसके बॉयफ्रेंड को यह बात पसंद है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का कद छोटा है, इसलिए उसे हील पहनना अच्छा नहीं लगता। अरे वाह, यह तो हमारे टाइप की सोच है। मुझे यह जानने की दिलचस्पी हुई कि हमें कुछ और भी मिलता जुलता है क्या। मैंने पूछा कि क्या वे शादी करके साथ रहेंगे। सुनहरी शर्माते हुए कहती है कि अभी तो वो बहुत छोटी है। मुझे अपने पूछने पर झेप आती है, फिर भी आगे पूछती हूँ, तो मतलब माँ बाप को साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं है? सुनहरी मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, अगर मैं खुद कमाती हूँ और अपने घर का रेंट खुद देती हूँ, बिल भरती हूँ, तो उन्हें क्यों दिक्कत होगी? ये तो अच्छा ही है ना कि उन्हें भी स्पेस मिल जाएगा। हाँ, अच्छा तो है, मैं मन ही मन सोचती हूँ। वल्तावा नदी पर बने चार्ल्स ब्रिज पर पहुंचते ही पहला ख्याल आता है, क्या सुंदर देश है यह। ये तो ट्राम वल्तावा के किनारे चलती है और मैं पूरे रास्ते इस शहर के हुस्न पर हैरान थी। वल्तावा के किनारों पर बनी इमारतें गोथिक स्टाइल की लंबी लंबी नुकीली चोंच वाली हैं और अंधेरे के बैकग्राउंड में पीली रोशनी में सोने सी चमक रही हैं। पूरे ब्रिज पर लोगों ने अपने कैमरे ट्राइपॉड पर सेट कर रखे हैं। वे शहर के सौंदर्य को कैद करने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। चार्ल्स ब्रिज खुद भी एक आर्ट गैलरी जैसा ही है। उसके दोनों तरफ 10 से 12 फुट लंबी 30 प्रतिमाएं लगी हैं। ये प्रतिमाएं अलग अलग संतों की हैं और ध्यान से देखने पर कुछ कुछ कहानी कहती हैं। ब्रिज के दूसरी तरफ पुराना प्राहा है। अरे, एक बात का तो जिक्र करना भूल ही गई। अंग्रेजी में शहर का नाम प्राग है। वहाँ के लोग इसे प्राहा कहते हैं। और भी कई शहरों के नाम अंग्रेजी में अलग और लोकल भाषा में अलग हैं। मुझे प्राहा प्राग से ज़्यादा पसंद आया, सो अब मैं प्राहा ही बोलूँगी। दूसरी तरफ जैसे मेला सा लगा था, तरह तरह के करतब हो रहे थे और लोग उन्हें झुंड में देख रहे थे। एक जनाब एक टेबल पर 25-30 छोटे बड़े साइज के शीशे के गिलास रख उन पर उंगलियां फिराकर मधुर संगीत निकाल रहे थे। एक जनाब पानी के बुलबुले बना रहे थे और बच्चे उन बुलबुलों के पीछे पागल हुए जा रहे थे। यार, बच्चों का इन बुलबुलों के साथ क्या रिश्ता होता है? कहीं भी इन्हें देखकर यूं पगलाते हैं, जाने कौन सी जन्नत कैद हो इनमें। ऐसे पीछे भागते हैं पकड़ने को जैसे बुलबुले नहीं आइसक्रीम के गोले उड़ रहे हों। खाने के स्टॉल लगे थे। बड़ी बड़ी अंगीठियों पर पूरा का पूरा सुअर भूना जा रहा था। नीचे रखे सुलगते अंगारों पर मांस गोल गोल घूम रहा था और खरीदने वालों के उसी में से स्लाइस काट कर दिया जा रहा था। एक दूसरी तरह की छोटी सपाट अंगीठी पर फिरकी जैसा कुछ घूम रहा था। यह यहाँ की ट्रेडिशनल स्वीट है। खाने में थोड़ी थोड़ी शक्कर पारे जैसी है, लेकिन कम मीठी और भुरभुरी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ लोग बीच में गाना गा रहे थे तो कुछ संगीत बजा रहे थे। किम्मी तो मिली नहीं। मैंने अक्षय को सुनहरी के न्योते के बारे में बताया और हम उसके बताए बार की तरफ चल पड़े। बार में एंट्री फ्री थी और अंदर जाते वक्त किसी ने कोई टोका टोकी भी नहीं की। अंदर जाकर पता चला कि यह कोई ऐसा वैसा बार नहीं था। अंदर सुरंग जैसे बड़े से हॉल में कई सारे कमरे थे। कहीं डीजे लगा था और लोग डांस कर रहे थे, कहीं बार था और लोग पी रहे थे। एक जगह सोफे लगे थे और लोग बैठे बतिया रहे थे। एक जगह बड़े टीवी स्क्रीन पर लड़कियां बिना कपड़ों के पोल डांस कर रही थीं।
नीली और लाल डिम लाइट पूरे हॉल में जल बुझ रही थी। था तो यह बार, लेकिन एक तरह की शांति सी थी यहाँ। लोग चुपचाप ऐसे बियर पी रहे थे और बतिया रहे थे जैसे बार में नहीं, ऑफिस में हो। सुनहरी भी वहीं बार में बैठी थी और हमें देखकर एकदम खिल गई। उसने हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया और फिर अपने भाई से भी, जो वहाँ फोटोग्राफी कर रहा था। जाने उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी या क्या बात थी, उन्होंने हमें नम्रता से हेलो कहा और फिर अपने काम में बिजी हो गए। सच में ऐसा लग रहा था कि लोग काम करने आए हैं। कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा था। हमने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए जो कि एक अच्छे बार के हिसाब से काफ़ी सस्ते पड़े। अक्षय काफ़ी खुश था और सुनहरी पर बरमिटा था। मैं उन दोनों को अकेला छोड़ बार के दूसरे कमरों को देखने आ गई। इस कमरे में 3 लड़कियां गोलाकार स्टेज पर पोल डांस कर रही थीं। रात के 12 बज रहे थे। आज तो बहुत नाइट लाइफ देख ली, अब वापस चलना चाहिए। अच्छा ने बताया वह कुछ और बार देखने जाएगा। मैंने उसका न्योता नम्रतापूर्वक स्वीकार कर दिया। इधर आने जाने की हड़बड़ी में यह भूल गई कि टार्ट ने आने का रास्ता अलग बताया था, और यह भी कि मेट्रो से उतरकर जो बस मिलती है वह रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएगी। मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंची और सोचा कि मेट्रो तो ले लूं, आगे का आगे देखूंगी। आखिरी मेट्रो का इंतजार करते लेट नाइट पार्टियों से लौटते और भी लोग थे। लड़के लड़कियां अपने अपने झुंड में गा रहे थे। स्टेशन का माहौल बार से ज़्यादा रोमांचक था। 2 भूरे बालों वाले लड़के मेरे पास आए और मुझसे प्राहा में कहीं जाने का पता पूछने लगे। मैंने बताया कि मैं तो खुद गुम मालूम पड़ती हूँ। तो दोनों शैतान वाली हंसने लगे और बोले, पता है, हम तो यूं ही बात करने आ गए थे। दोनों फुल टर्न पिए लगते थे। फिर मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने बताया कि इंडिया से हूँ और घूमने निकली हूँ। जाने क्या बात है, लेकिन लड़की इंडिया से है सुनकर लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं और हमें कंजर्वेटिव समाज का समझकर थोड़ा पीछे हो जाते हैं। दोनों ने एक साथ पूछा कि क्या मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने हाँ कहा तो और भी सावधान हो गए। फिर पूछा कि ऑस्ट्रिया जाने का इरादा है क्या। मैंने बताया हाँ, शायद वियना जाऊंगी। दोनों एक साथ चिल्लाए और बोले कि हर कोई वियना क्यों जाता है ऑस्ट्रिया में। मैंने बताया कि मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं है और मैं ऑस्ट्रिया में वियना के अलावा और किसी शहर को नहीं जानती हूँ। मैंने उनसे ही पूछ लिया कि वो क्या सलाह देते हैं। वे दोनों वेस्ट ऑस्ट्रिया के थे। बोले कि मुझे इंसब्रुक जाना चाहिए, वह वियना के भीड़ भड़के से कहीं ज़्यादा शांत और सुंदर है। मैंने कहा कि ठीक है, तो इंसब्रुक चली जाऊंगी। इस तरह की तमीज़दार शराबियों ने मेरी डायरेक्शन वियना की बजाय इंसब्रुक की तरफ मोड़ दी थी। मेट्रो पकड़कर जहां आना था वहां तो आ गई, लेकिन यहाँ से घर अभी बस से 20 मिनट दूर था और बस बंद हो चुकी थी। यह वाली मेट्रो भी आखिरी थी। मैं क्या सोच कर यहाँ आ गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसका भी कैसे इतनी भी क्या बेफिक्र हो गई कि रात के 1 बजे बिना डायरेक्शन, बिना फ़ोन, बिना मैप के नए शहर में पहले ही रोज गुम हो गई। इस मैप को भी आज ही छूटना था घर से निकलते वक्त, जो मेरी कभी आदत नहीं रही। खैर, बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। 2 लड़कियां और भी थी तो हिम्मत बंधी। एक लड़की को एड्रेस दिखाया और पूछा कि बस आएगी क्या। उसने बताया कि एक ही आएगी और वह शायद इस पते पर नहीं जाएगी। मुझे लगा कि बस तो है, कहीं तो जाएगी। आसपास भी गई तो वहां से पैदल चली जाऊंगी। मुझे सच में पता नहीं था कि मैं सोच क्या रही थी। मेरे लिए यह बहुत नया था। बस आई और मैंने ड्राइवर को अपना पता दिखाया। इन जनाब को अंग्रेज़ी नहीं आती थी। जाने क्यों मुझे लगा कि इसके पास तो बस है या मुझे मेरे पते पर छोड़ देगा तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन इस जनाब को तो पता ही न समझ में आए। अब क्या करूं, कहीं दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही। एक बार के लिए तो लगा कि बस में बैठी उस लड़की को अपनी सिचुएशन बताऊं, शायद दया करके वह मुझे अपने घर ले जाए। शायद पूछ लेना चाहिए था, लेकिन जाने क्या सोचकर मैं बिना सोचे अपने स्टॉप पर उतर गई। रात गहरा गई थी और इस स्टॉप पर एक परिंदा भी न था। अब मैं हर चीज़ से बिल्कुल अनजान थी। अब मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, और बस जाने के बाद तो लगा कि आखिरी कनेक्शन भी छूट गया। एक के बाद एक बिना सोची हुई चालें चली जा रही थी। यहाँ अकेले खड़े मुझे डर लगना चाहिए था, लेकिन जाने क्यों लग नहीं रहा था। डर तो दूर दूर तक न था। बस यह जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। मैं जैसे किसी कहानी का कोई पात्र थी और उसकी रीडर भी। मुझे आगे भी जाना था और जानने की उत्सुकता भी थी कि कैसे जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी।
रोड पर इक्की दुक्की गाड़ी आती जाती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती दिखती है। सोचती हूँ किसी को रोककर छोड़ने का रिक्वेस्ट करूँ, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। हर दूर से आती गाड़ी को मैं बड़ी आशा के साथ देखती हूँ कि इससे पूछूंगी, लेकिन पास आने पर वह तेजी से गुजर जाती है। शायद दूर से हाथ हिलाना पड़ेगा। अब की बार जो भी गाड़ी आएगी उससे पक्का पूछूंगी। तो मैं तैयार खड़ी हो जाती हूँ। मैं निगाह जमाकर दूर से आती गाड़ियों की रोशनी को देखती हूँ, लेकिन ये दोनों तो ट्रक निकले। अब ट्रक में तो कोई ड्रॉप नहीं करेगा ना। मैं लगातार आती हुई गाड़ियों की रोशनी को घूर रही हूँ कि एक गाड़ी पास आकर रुक जाती है। यह टैक्सी थी, ये लेनी चाहिए कि नहीं? शायद हाँ, लेकिन मैंने नहीं ली। पूछेंगे क्यों? पता नहीं क्यों। कोई भी काम सोचकर थोड़े ही कर रही थी आज। टैक्सी देखकर पहले इंस्टेंट मना करने की आई तो मना कर दिया, लेकिन अब क्या? मैं फिर से गाड़ियाँ घूरने लगी। 10-15 मिनट और बीत गए, जाने वे दोनों इसी बीच कहाँ चले गए। अभी तो यहीं थे। अभी तक तो लगता था कि जैसे ये कहीं जाएंगे तो मैं भी चली ही जाऊंगी, लेकिन अब तो आखिरी दिन का भी छूट गया। अब की बार कोई भी टैक्सी आई तो पक्का ले लूंगी। गाड़ियाँ रुकती न थी और ट्रक मुझे रोकने नहीं थे। अब थकान भी हो चली थी और मैं वहीं सोने का मन बनाने लगी थी। तभी एक और टैक्सी सामने आकर रुकती है। मैं अब पहला सवाल करती हूँ, मीटर से चलोगे? और जवाब हाँ में पाकर अपना पता बताकर बैठ जाती हूँ। जानिए निश्चिंत होने का कैसा एहसास था। रास्ते में मैं ड्राइवर से पूछती हूँ कि प्राहा कितना सेफ है या अनसेफ है। ड्राइवर, जो कि काफ़ी अच्छी अंग्रेजी जानता था, बताता है कि कुछ कुछ इलाकों में रात में ज़्यादा कैश लेकर नहीं निकलना चाहिए। वह कहता है कि बाहर के लोगों के आने की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। मैंने पूछा कि लड़कियों के लिए कितना सेफ है, तो शायद उसको मेरा सवाल समझ में नहीं आया, या जाने क्या। वो फिर वही कहता है कि कीमती सामान लेकर अकेले नहीं जाना चाहिए। शायद उसको लगा कि मैं उसको नहीं समझी हूँ, तो मैंने साफ शब्दों में पूछा कि अकेली लड़की के लिए यह शहर कितना सेफ है, छेड़खानी कितनी कॉमन है यहाँ। वह गर्व से मिली जुली आवाज़ में बोला, Prague is very safe. I have not heard of anything in my 40 years of life. इस वक्त घर में चहल पहल थी। जो लोग पार्टियों से वापस आ गए थे रसोई में बैठकर बतिया रहे थे, एक दूसरे से पहचान बना रहे थे। टार्ट भी सबके साथ बैठा हुआ था। इस टाइम मेरा किसी से भी बात करने का जी नहीं था। मुझे परसों ब्रातिस्लावा जाना था और न जाने का इंतज़ाम हुआ था और ना ही रहने का। मुझे उसकी चिंता थी। मुझे टॉड का लैपटॉप खाली दिखा तो मैंने उससे पूछा कि थोड़ी देर इस्तेमाल कर लूँ। गो फॉर इट, टॉड ने कहा। तो मैंने फटाफट 10-15 होस्ट ढूंढकर उन्हें रिक्वेस्ट भेज दी। लगे हाथ बुडापेस्ट, वियना, बर्न और इंसब्रुक में भी लोगों को लिख दिया। सबको एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। पहले भेजे रिक्वेस्ट का तो कोई जवाब आया न था। अब इतनी सारी फिर लिखी और यह सोचते सोचते सो गई कि कल तक ज़रूर इंतजाम हो जाएगा। सुबह उठी तो लगा कि किसी गांव की शादी के घर में हूँ। अगल बगल में सब बिस्तर डालकर पड़े थे। रात में सोई तो कोई भी नहीं था। ये सब कहाँ से और कब आ गए? सबके ऊपर से कूदते फांगते बाहर जाती हूँ तो रसोई में टाट कंप्यूटर पर काम करता मिलता है। नाश्ता टेबल पर लगा हुआ है। ताज़ी ब्रेड, तरह तरह की जैम, बटर, चीज़ और केले। यह सब कहाँ से आया? घर है कि जादू? कहाँ से ये सब सामान आ जाता है? टार्ड ने बताया कि वह रोज़ सुबह सबके लिए ब्रेड बेक करता है और लोग कुछ कुछ ले आते हैं और खुदा के करम से सबको नाश्ता मिल जाता है। कौन लोग? मैं तो कुछ भी नहीं लाई। तो टार्ड हंसता है और कहता है कि उसे भी नहीं पता कि कौन क्या लाया है, लेकिन अब तो सब यहाँ है तो तुम खाओ। अब तो जानना पड़ेगा कौन है आप जनाब। वह एक डॉक्टर है जिसने उड़ीसा, कोलकाता के गांव से लेकर अफ्रीका के जंगलों और अफगानिस्तान के बीहड़ों में काम किया है। टॉड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ काम करता है और दुनिया के सभी कोनों में ज़रूरत पड़ने पर जाता है। ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। वह अभी 3 महीने की छुट्टी पर है और इस घर को किराए पर लेकर उसने इसे कम्यून बना दिया है। वह ऐसा क्यों करता है? मेरे मन में भी पहला ही सवाल यही था। लेकिन हम कुछ भी कभी क्यों करते हैं? मैं यूँ अकेले क्यों घूम रही हूँ? आप क्यों नहीं घूम रहे हैं? मैं वह करती हूँ जिसे करने में मुझे खुशी मिलती है। आप भी शायद वही करते हैं। टार्ट को रोज़ नए नए लोगों से मिलने, उनके बारे में जानने, उनकी कहानियाँ सुनने
और जो पैसे की वजह से नहीं घूम पाते उनकी मदद करने में खुशी मिलती है, इसलिए वह ऐसा करता है। वह रात में जाने कब सोता है। मेहमान रात में अलग अलग समय पर घर में आते हैं, सबके लिए दरवाज़ा वही खोलता है। हल्की खटपट की आवाज़ पर भी जग जाता है। जो रात 2 बजे के लगभग तक मेरे देखे अपने मेहमानों से बातचीत कर रहा था, वही सुबह 7 बजे से पहले उनके लिए नाश्ते की तैयारी में लग चुका था। कोई भी मेहमान उसके घर 2 रोज़ ही रुक सकता है, बशर्ते कि उसके सामने कोई बहुत ज़रूरी वजह ना आ जाए और रुकने की। टार्ड रोज़ नाश्ते के बाद अपने काम पर निकल जाता है। न काम से समझौता है, न कम्यून चलाने में कोई ढिलाई। जब हम कुछ सार्थक काम कर रहे होते हैं तब हम में ऐसी ही ऊर्जा लबालब भरी रहती है शायद, जो न थकने देती है न निराश होने देती है। टार्ड और उसका यह घर मानो लोगों की अंदरूनी अच्छाई को बाहर लेकर आते हैं। तभी यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दिखती। मैं चाय बनाने को रखती हूँ, तभी टार्ड के फ़ोन पर मिस्ड कॉल आती है। शायद नए गेस्ट आए हैं। टार्ड के साथ बिखरे बालों वाले थके हाल 3 लड़के रसोई में दाखिल होते हैं। हाय हेलो होती है और मैं सबसे चाय पूछती हूँ। जवाब मिलता है, येस ऑफ कोर्स, एनीथिंग वुड डू राइट नाउ। वो आगे बताते हैं कि उन्हें कल रात ही आ जाना था, लेकिन हिच हाइक करते आ रहे हैं तो कोई एक सीधी गाड़ी नहीं मिली और वे 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में 5 गाड़ियाँ बदल बदल कर आए हैं। हम सब बैठकर चाय और ब्रेड खाते हैं। धीरे धीरे लोग अंदर से उठ कर आते हैं। सब एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। एक दूसरे को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पहचान बताते हैं। ये 4 सहेलियां हैं तो जर्मनी की, लेकिन अलग अलग शहरों में रहती हैं, तो बरसों से नहीं मिली थी। अब एक साथ घूमने निकली हैं कुछ दिन। ये आपस में जर्मन में बात करती हैं और एक दूसरे की फ़ोटो खींचकर प्यार उड़ाती हैं। ये 2 चीनी लड़कियां हैं जो गुब्बारे फुला रही हैं। सिर्फ फुला नहीं रही हैं, फुलाकर उन्हें तोड़ मोड़ कर अलग अलग शेप में खिलौने बना रही हैं। ये पूरी दुनिया इन्हीं गुब्बारों के दम पर घूमने निकली है। मैं सोच रही थी, क्या कमाल के न्यारे न्यारे लोग हैं, क्या क्या कमाल के काम करते हैं ये। अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं और यूँ लाइफ मज़े में कटती है। मैं टार्ड के घर से ट्राम स्टेशन की तरफ जाती हूँ। रास्ते में पीले रंगों के घर हैं और लाल रंग की छतें, छोटी छोटी पंसारी की दुकानें और बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का इंसान दिखाई पड़ते हैं। प्राहा में टूरिस्टी जगहों पर खूब भीड़ भड़का रहता है और टूरिस्टी को लुभाने के लिए घोड़ा गाड़ी से लेकर स्ट्रिप क्लब तक सब। जगह जगह भिखारी भी दिखते हैं जो अपना मुंह नीचे किए अजान की मुद्रा में टोपी सामने किए होते हैं। बाकी का शहर उतना ही शांत है। हल्के हल्के रंगों की इमारतें हैं, सड़क से चौड़ी फुटपाथ है और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां पार्क की हुई हैं। बीच बीच में ट्राम सांप के जैसे इधर उधर सरकती है। ट्राम ट्रैक के साथ साथ वल्तावा के किनारे चलो तो सिटी सेंटर आ जाएगा शायद। सो मैं ट्राम ट्रैक के साथ साथ चलने लगती हूँ। यह तो वल्तावा साथ में है, लेकिन किनारे पर इतने सारे पेड़ और झाड़ हैं कि नदी बस बीच बीच में ही दिखाई देती है। यहाँ सेब के पेड़ भी हैं और सेब नीचे बिखरे पड़े हैं बेरों जैसे। मैं कुछ चुनकर चखती हूँ, मीठे खाती हूँ, खट्टे नदी में फेंक देती हूँ और कुछ बढ़िया दिखने वाले अपने झोले में रख लेती हूँ। सुहावनी धूप निकली है, हल्की हल्की हवा चल रही है। मैं अपनी लंबी नीली स्कर्ट घुमा घुमा कर चलती हूँ और गुनगुनाती हूँ, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ला 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 ला। ये कैसी खुशी है बिना कारण की। रास्ते में पानी के खेलों के रिसोर्ट हैं। पोस्टर से पता चलता है कि यहाँ नौका शायद किराए पर मिलती है। नौका में तो अकेले नहीं जाऊंगी, पानी और हवा में कोई साथ हो तो अच्छा लगता है। ज़मीन पर अकेले मन लगने लगा है। आगे जाकर कुछ सीढ़ियाँ वल्तावा की तरफ नीचे उतरती दिखती हैं। नीचे से जाऊं या ऊपर चलूं, तभी नीचे से जैज संगीत जैसी कुछ आवाज़ आती है। नीचे उतरकर देखती हूँ तो एक सुंदर बालिका बड़ी सी ट्रम्पेट बजा रही थी। उसके साथी भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। यहाँ तो सैकड़ों लोगों का जमावड़ा है। मेला लगा है कि संगीत समारोह है। नदी पर बने पेवमेंट के दोनों तरफ स्टॉल लगे हैं। कहीं ताजे ताजे पैनकेक बन रहे हैं तो हवा में मीठी मीठी खुशबू है। कहीं बड़ी बड़ी परातों में मीट का सालन है, कहीं चाय कॉफ़ी की टपरी है तो कहीं ब्रेड और चीज का स्टॉल, कहीं ताज़ा फलों और सब्जियों के स्टॉल तो कहीं ताज़ा मछलियों के
कहीं केक और पेस्ट्री तो कहीं आइसक्रीम। लोग मोल भाव नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पसंद के स्टॉल की कतार में खड़े हैं। हर शनिवार को लगने वाला यह किसान मार्केट है। यहाँ लोग अपना अपना सामान, अपना अपना हुनर सीधे कंज्यूमर को बेचते हैं। शहर में आगे बढ़ती हूँ, वल्तावा के दूसरी तरफ, जिसे पुराना प्राहा कहते हैं, मुझे तो कुछ खास अंतर नहीं दिखता है। यहाँ एक पहाड़ी है जिसके ऊपर से कहते हैं पूरा प्राहा दिखता है। चढ़ना तो है, लेकिन थोड़ा आराम करके। गलती से बर्लिन से लिए नए जूते पहने हैं तो चढ़ने से पहले ही पैर घबराने लगे हैं, लेकिन चढ़ना तो है। मैं पैरों को समझाती हूँ, मौसम भी थोड़ा बारिश वाला जान पड़ता है और कैफ़े की शरण में जाना चाहिए। टूरिस्टी प्राहा में तो खूब सारे कैफ़े हैं, लेकिन यहाँ बार और रेस्तरां ज़्यादा दिखते हैं। चार्ल्स ब्रिज की तरफ चलना शुरू करती हूँ। यहाँ पश्चिमी यूरोप की तरह जगह जगह पर बरिस्ता या स्टारबक्स जैसी अमेरिकी दुकानों का कब्जा नहीं है। मैकडोनाल्ड्स और केएफसी भी हर तरफ नहीं दिखते हैं। ज़्यादातर दुकानें स्थानीय लोगों ने ही खोली हैं और परिवार द्वारा ही चलाई दिखती हैं। जिस कैफ़े में मैं बैठी, उसका मालिक भी अपने छोटे पप्पी के साथ बगल वाली टेबल पर बैठा था। वह बीच बीच में बेरों से बात करता और सबकी टेबल का ध्यान से देखता, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। एक चीज़ गौर करने वाली है यहाँ कि कुत्ते बहुत ही छोटे हैं। कुछ महिलाएं इन्हें अपने पर्स में लेकर चलती हैं और ट्रेन या बसों में गोदी में रख लेती हैं। ये कुत्ते बेहद शांत भी हैं, चाबी से चलने वाले खिलौनों जैसे। मैं उसे पुचकारती हूँ तो मालिक शायद चेक भाषा में कहता है कि मैं उसे अपनी टेबल पर ले जाऊँ। यही कहता होगा, नहीं तो मेरे ले जाने पर यूँ मुस्कुराता नहीं। और इन पप्पी जनाब को तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं उसे अपनी कॉफ़ी का झाग देती हूँ तो वह मज़े से चाटता है। मैं उसे ज़ोर से भींच लेती हूँ तो वह मेरे मुंह को अपनी झाग वाली जीभ से दुलारता है। यूँ अकेले घूमने में कुछ आत्मीय क्षण कितने गहरे लगते हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। शायद ज़रूरी नहीं कि इंसानों के साथ ही हो, कभी कुत्तों, कभी बतखों, कभी कबूतरों, कभी फूलों, कभी पेड़ों के साथ बतियाकर, गले लगकर, मुस्कुराकर यात्रा सरल और सहज लगने लगती है। नहीं तो कभी कभी बहुत रूखा हो जाता है समय। यहाँ से पहाड़ी की चढ़ाई लगभग 1 घंटे की है। जाने को ऊपर ट्राली ट्रेन भी जाती है, लेकिन टिकट काफ़ी महंगा है और उसके लिए लाइन भी बहुत लंबी है। तो चढ़ना ही शुरू करती हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और हमेशा की तरह मेरे पास छतरी नहीं। ज़्यादातर लोग लाइन में ही खड़े हैं। पहाड़ी बहुत बड़ी है और भी कई तरफ जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी ऊपर चढ़ने वाले वहीं जा रहे हों जहाँ मुझे जाना है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का मैप पकड़े पीछे से कुछ पूछता है। सॉरी, माई इंग्लिश बैड, यू नो अब डायरेक्शन। वह मुझे मैप दिखाते हुए पूछता है, चलो गुमे हुए 1 से 2 भले। लड़का फ्रेंच है और अंग्रेजी में हाथ पैर सब तंग है। वैसे भी मुझे चढ़ाई करते वक्त बात करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये जनाब फिर भी अपनी टूटी फूटी भाषा में काफ़ी कुछ कहते चलते हैं। आधे रास्ते चढ़कर मुझे लगता है कि कैसे इनको नमस्ते बोला जाए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर एक टावर है जहां अंदर सीढ़ियां लगी हैं और सीढ़ी चढ़ने की टिकट भी है। अब इतनी दूर आई ही थी तो यहाँ की टिकट नहीं लेने का ऑप्शन नहीं था। ऊपर पहुंचकर आपको पता चलता है कि इस शहर को यूं ही दुनिया का सबसे सुंदर शहर नहीं कहते। सब घरों की लाल छतें और बीच में नीली वल्तावा, जैसे किसी चित्रकार ने बनाया हो यह शहर। सब लोग धड़ाधड़ फोटो खींचे जा रहे थे। मैं भी अपने कैमरे की आधी मेमोरी में यह शहर भर लेती हूँ। वापस तो आना होगा यहाँ। 2 दिन और 3 रातों से भी ज़्यादा लिखे होंगे इस शहर के नाम। अब नीचे उतरने का काम तो आसान था, मुश्किल था केवल स्टीव जनाब को नमस्ते बोलना। अच्छा जनाब, अब मैं घर जाती हूँ, आखिरकार मैंने कहा और जवाब की चिंता किए बिना फटाफट घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। तो दोस्तों, ये था प्राग।